हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्यूंटेस। तो मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी क्यूरीज थी, इवन कि उनको लेसन पे क्लियर नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको पूरा एक बार फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। सो हियर द टेक्स्ट, बिफोर यू रीड दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो यहाँ पे हमें स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये स्टोरी एक फार्मर की है जिसका नाम लेंचो है। और क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं यानी उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है, और वो क्या चाह रहा है कि उसको गॉड से थोड़ी सी हेल्प मिल सके, इसलिए वो गॉड को एक लेटर लिख रहा है। तो क्या उसको वो पैसे मिले जो उसने मांगा था गॉड से? क्या गॉड ने उसकी हेल्प की? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The house, only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So, वहाँ पर एक हाउस है पूरी इंटायर वैली में जो कि हिल के नीचे के हिस्से में बना हुआ है, और उसकी हाइट से एक रिवर दिख रही है और साथ साथ वहाँ पर पकी हुई, लगभग पकी हुई फसल का खेत दिख रहा है, और जहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ चुके हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जो हार्वेस्ट यानी कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और अब अर्थ को यानी कि ज़मीन को यानी उन क्रॉप्स को अब क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पानी यानी कि बारिश चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो जो फार्मर है लैंचो, वो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है और वो बार बार स्काई की तरफ ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बारिश का वेट है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब हम सच में कुछ पानी मिलने वाला है हमें, मतलब बारिश होने वाली है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. तो उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है? मील बना रही है यानी खाना बना रही है, और उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। तो जब वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम बहुत जल्दी बारिश हमें मिलने वाली है, तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो, यानी अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। उसके बाद वो अपने बच्चों को बुलाती है कि आओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचू हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। प्रिडिक्टेड में से आपको पता है ये भविष्यवाणी। तो जब ये लोग खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादलों के पूरे से लग रहा था जैसे पहाड़ आ रहे हों। और मैन से मतलब यहाँ पे लेंचो लेंचो बाहर बारिश में गया, उसका और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ वो बारिश को, होता है ना हम बारिश को क्या करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो भी बारिश को अपने बॉडी पे, अपने उसके प्लेजर को इंजॉय करना चाह रहा था, वो फील करना चाह रहा था उस रेन को। तो इसलिए वो बाहर बारिश में गया। और फिर जब वो बाहर आता है, वापस आता है बाहर से बारिश में भीग कर, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बरस रही है ये बारिश की बूंदें नहीं है, बारिश से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि नए सिक्के बरस रहे हैं, यानी न्यू कॉइन्स बरस रहे हैं। और जो बिग ड्रॉप्स हैं, बारिश की जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, वो 10 सेंट पीसेज हैं, और जो छोटी हैं वो 5-10 पीसेज हैं। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall.
These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो लेंचो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और वो अब उसको ये लग रहा है कि जो उसके फ्लावर्स, छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं फील्ड में, अब वो बहुत अच्छे से पक के फसल बन जाएंगे। तभी क्या होता है कि बहुत तेज हवा बहना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, हेल स्टोन्स यानी कि ओले। और अब वो क्या लग रहे हैं, वो सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे नए सिल्वर कॉइन्स हों, और जो उसके बच्चे हैं वो बारिश में भीगते हुए जाकर उन फ्रोजन पर्ल्स को यानी कि उन स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed a man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो अब वो लेंचो लेंचो क्या बोल रहा है कि ये तो सच में बहुत बुरा होने जा रहा है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जो हेलस्टोन की बारिश हो रही है, यानी जो ओलों की बारिश हो रही है, ये बहुत जल्दी पास हो जाएगी। लेकिन वो जल्दी पास नहीं होती है, और लगभग आधे घंटे तक वो बारिश इसी तरह से होती रही, हाउस पर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, और पूरी वैली में, यानी कि पूरी घाटी में, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओलों की बारिश होती रही। और अब सब तरफ क्या है, सफ़ेद ही सफ़ेद है, ऐसा लग रहा है जैसे सब पूरी ज़मीन साल्ट यानी कि नमक से भर गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. तो इतनी ज़्यादा ओलों की बारिश हुई थी कि एक भी पत्ते नहीं बचे थे ट्रीज पर, और जो कॉर्न थी वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और उस पर जो प्लांट्स पे जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। अब लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुखों से एकदम भर गई, और जब तूफान गुजर गया तो वो अपने फील्ड के बीचों बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर लोटस में होता है टिड्डी, टिड्डी एक तरह का कीड़ा होता है जो फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और ये अकेला नहीं आता, इसके साथ काफ़ी बड़ा झुंड होता है, मतलब कि यूं आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी आंधी आ रही हो। तो वो कह अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर टिड्डियों का एक झुंड भी आया होता तो भी कुछ ना कुछ छोड़ के गया होता, लेकिन इस ओले ने तो पूरा बर्बाद कर दिया है, और इस साल हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं बची है। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो वो रात उन सभी के लिए काफ़ी दुख भरी थी। उनका जो सारा वर्क था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब कि उन्होंने जो भी मेहनत की थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसका कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिला था। तो वापस से बोल रहे हैं कि अब हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, हमें इस पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. तो सभी के दिल में एक उम्मीद थी, वो जो एक अकेला घर था उस पूरी घाटी में, किसका था, लेंचो का था, और उस घर में रहने वाले जो भी लोग थे उनके दिल में एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि कोई और उनकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन जो गॉड है वो उनकी हेल्प करेगा। तो ये आपस में ये लोग कह रहे हैं कि इतने अपसेट मत हो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फिर भी याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। और फिर से वो बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो पूरी रात लेंचो क्या सोच रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उम्मीद, और वो उम्मीद क्या थी, गॉड से हेल्प की। तो इसी उम्मीद के बारे में लेंचो पूरी रात तक सोचता रहा, और जैसा कि उसको बताया गया था कि गॉड की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, यहाँ तक कि जो किसी की सोल, कंसाइनमेंट होता है सोल, आत्मा, इनर सेल्फ,
तो उसकी जो गहराई में, उसकी जो डीप मोस्ट जगह पे जो चीज छुपा है वो भी गॉड जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे लेंचो को कंपैरिजन किया गया ऑक्स से। देखिए यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेंचो को एक ऑक्स से यानी कि एक बैल से कंपेयर किया जा रहा है कि वो एक एनिमल की तरह, अब वर्किंग लाइक एन एनिमल, यहाँ पे देखिए सिमिली का यूज हुआ है। फील्ड्स में वो एक एनिमल की तरह काम करता है, यानी कि वो जब मेहनत करता है तो फिर वो कुछ भी नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है। लेकिन इसके बाद भी उसको पता है कि लिखते कैसे हैं, यानी वो लिखना जानता है। और फिर उस संडे वो जाता है दिन के समय और एक लेटर लिखता है, और उसको फिर वो खुद टाउन लेकर जाता है ईमेल, सॉरी मेल करने के लिए। और उस लेटर, वो लेटर किसके लिए होता है, जैसा कि हमारा टाइटल ही है, ए लेटर टू गॉड। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot dot dot. ठीक है। तो वो कहता है गॉड, वो लिख रहा है ये चीज और कह रहा है कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, मेरी हेल्प नहीं करेंगे, तो मेरी पूरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखा रह जाऊंगा। मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से बो सकूं और साल भर तक मैं अपना गुजारा चला सकूं, ठीक है। क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो तो पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। अब उसको पैसे चाहिए, किस लिए, कि वो फिर से फसल उगा सके और साल भर अपना और अपने बच्चों को खाना खिला सके, ठीक है। फिर बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, इसका मतलब है कि हम लोगों को तो पता ही है। अब वो वहाँ पे पूरा बात उसने डिटेल में लिखी है, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी क्रॉप्स बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। पैसोस एक होती है, करेंसी होती है। आपको पता ही है कि हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है, जैसे हमारे यहाँ की रुपए है, ऐसे वहाँ की करेंसी पैसोस है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो इन्वेलप में हम लोग लिखते हैं ना लेटर के ऊपर कि किसके लिए, तो वो क्या लिखता है, टू गॉड, यानी कि गॉड के लिए है ये लेटर। और फिर उसको वो लेटर को इन्वेलप के अंदर रखता है, इन्वेलप यानी लिफाफा, उसके अंदर रखता है। और अभी भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो डाउटफुल है, लेकिन फिर भी वो टाउन जाता है और पोस्ट ऑफिस में वो उस पर स्टैंप लगाता है। आपको पता है कि लेटर पोस्ट करने के लिए हमें स्टैंप करना पड़ता है। वो लेटर पे स्टैंप करता है और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो उनमें से एक एम्प्लॉय जो होता है, जो कि खुद एक पोस्टमैन है और वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा हंसता रहता है और उसको, अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है जिसपे लिखा है द लेटर टू गॉड। उसने अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं देखा था। हम सभी जानते हैं कि गॉड का कहाँ क्या एड्रेस है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वो पोस्टमैन कह रहा है। द पोस्ट मास्टर, ए फास्ट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पोस्ट मास्टर जो है वो एक थोड़ा मोटा चबी सा पर्सन है और वो भी काफ़ी तेज़ी से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस भी हो जाता है और वो लेटर को ऐसे डेस्क पे टैप करते हुए बोलता है कि क्या फेथ है, मतलब इतना डीप फेथ कि इसने गॉड से डायरेक्ट हेल्प मांगी, वो भी लेटर के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन लेंचो ने क्या किया कि उसने एक लेटर लिखा गॉड को और वो भी ले जाकर उसने पोस्ट ऑफिस में मेल किया। तो वो कह रहा है कि जैसा इसने इस लेटर में लिखा है, मेरी ऐसी विश है कि इस इंसान का फेथ जो है वो पूरा हो जाए और इसका जो गॉड के साथ जो रिलेशन है ना, ये जो संबंध है वो और ज़्यादा डीप हो जाए। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है। तो पोस्ट मास्टर क्या चाहता था कि जिसने ये लेटर लिखा है, वो जो राइटर है, उसका जो गॉड पे इतना भरोसा है, जो फेथ है, वो बिल्कुल भी हिले ना। तो उसने सोचा कि मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। लेकिन जब उसने उसको खोला तो उसको ये पता चला कि इस लेटर का आंसर देने के लिए उसको सिर्फ
पेन और इंक की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी चाहिए था। जैसा कि हमें पता है कि लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी गॉड से। तो पोस्टमास्टर ने जब लेटर को ओपन किया तब उनको ये बात पता चली। लेकिन क्योंकि वो अपने बात पे एकदम डिटरमाइंड था कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, उसका इस गॉड में फेथ को बिल्कुल भी शेक नहीं होने दूंगा, इसलिए उसने डिसाइड किया और अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, अपनी खुद की कुछ सैलरी का पार्ट उसमें दिया। इवन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बहुत खुशी खुशी, चैरिटी के अकॉर्डिंग होता है ना, हम चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पैसे दे देते हैं, तो उसके फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सारे पैसे उसको दिए। तो it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो पोस्ट मास्टर के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेसोस इकट्ठा कर सके। तो उसने उसका लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि लगभग 75% उसने फार्मर को वो पैसे उसमें रखकर भेजे। उसने मनी को एक इन्वेलप में रखा लेंचो का एड्रेस करते हुए, और उस पर उसने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा जिसे हम सिग्नेचर भी कह सकते हैं। वो क्या था? गॉड, यानी कि ये पैसे किसकी तरफ से हैं? गॉड की तरफ से हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो नेक्स्ट संडे को लेंचो फिर आता है और वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। जैसा कि वो आता है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा और जल्दी आ जाता है, और फिर वो वहाँ पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो वही पोस्टमैन जिसने वो लेटर ले जाकर पोस्ट मास्टर को दिया था, वो खुद ही उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है। और उसी टाइम पोस्ट मास्टर क्या है, वो अपने ऑफिस से ये सारी चीज़ें देख रहा है। ये पोस्ट मास्टर वही है जिसने ये सारा अच्छा काम किया है लेंचो की हेल्प करने के लिए, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता जब वो पैसे देखता है। मतलब उसको इतना ज़्यादा बिलीव होता है, इतना फेथ होता है गॉड में कि अगर मैंने गॉड से हेल्प मांगी है तो वो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको वो पैसे देख के बिल्कुल भी हैरत नहीं होती है। लेकिन वो जब पैसों को गिनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने 100 पेसोस मांगे थे। अब उसको क्या लग रहा है, आगे पढ़िए, उसको ये लग रहा है कि गॉड से तो कोई मिस्टेक हो नहीं सकती, और ना ही वो उस चीज़ से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गॉड के पास कितने खजाने हैं, मतलब कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर हम उनके बच्चे हैं, उनके चाइल्ड हैं, तो अगर हम उनसे कुछ मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हमें डिनाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो, ठीक है। तो जैसे ही लेंचो ने वो पैसे गिने, उसके बाद वो तुरंत ही विंडो पे जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है। उसके बाद वो वहीं पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू करता है। और होता है ना, हम जब अपने एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, तो अजीब अजीब से इस तरह से एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो सेम एक्सप्रेशन उसके भी फेस पर दिखाई दे रहे हैं जब वो लेटर को लिख रहा है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उसको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। फिर जब वो लेटर पूरा लिख लेता है तो विंडो पे जाता है, फिर वहाँ से एक स्टैम्प लेता है, और उस पर ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग की आदत होती है ऐसे लिख करके उस पर ऐसे लगा के उसको चिपका देते हैं। तो सेम चीज़ लेंचो भी करता है, और उसके बाद वो एनवलप को फिक्स करके अपने घूंसे से ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे फिस्ट ऐसे घूंसा मार के उसको फिक्स करता है। उसके बाद वो लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है, और जैसे ही वो जाता है वैसे ही पोस्ट मास्टर उसको ओपन करके देखते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि गॉड, आपसे मैंने जितने पैसे मांगे तो उसमें से सिर्फ मुझे 70 पेसोस ही मिले। मुझे बाकी के भी पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। लेंचो बंच ऑफ क्रूक्स उसको कहते हैं, यानी कि जो धूर्त हो, बहुत खराब हो, बुरे लोग हों। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। जैसा कि एक क्वेश्चन था कि इसमें आयरनिक क्या है, क्या आयरनिक है ऐसा इस पूरी स्टोरी में? आयरनिक ये है कि जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प की उनको ही लेंचो क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि धूर्तों का पूरा वो बोल रहा है कि वो पूरे सब बहुत धूर्त हैं, बहुत दुष्ट लोग हैं जो एक गरीब आदमी का पैसा मार लिए। इस तरह का लेंचो कह रहा है, उनके ऊपर ब्लेम कर रहा है। आयरोनिकल है, लेकिन अगर आप लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लेंचो भी गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि लेंचो को तो नहीं पता है, उसका बिलीव किस में, उसका फेथ तो गॉड में है। उसको लग रहा है कि गॉड ने वो लेटर हमको भेजा है उसमें पैसे रख कर, और उसको तो नहीं पता है कि हाँ पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प की है। तो स्टोरी जो है इसमें हमें ये पता चलता है कि ठीक है, अगर आप किसी पे बिलीव कर रहे हो तो बिना किसी प्रूफ के आप किसी को गलत या किसी को ब्लेम भी मत करो। लेंचो के पास क्या प्रूफ है कि हाँ पोस्टमैन ने या पोस्ट ऑफिस के ही किसी एम्प्लॉय ने उसमें से पैसे निकाले हैं? उसके पास तो कोई प्रूफ है नहीं, उन लोगों ने उसकी हेल्प की। लेकिन क्योंकि लेंचो को ये बात नहीं पता है, तो आयरोनिकल तो यही चीज़ है इसमें ना, कि जिसने हेल्प की वो लेंचो की नज़र में क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। अब अगर आप ये कहो कि मैम अगर लेंचो का तो गॉड में फेथ था तो गॉड ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि पोस्ट मास्टर के दिल में ये ख्याल डाला किसने कि आपको लेंचो की हेल्प करनी चाहिए? गॉड ने ही डाला होगा, ठीक है, क्योंकि जो गॉड चाहते हैं वही होता है, वी ऑल नो दैट। तो अगर आप देखें तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में गॉड ने ही लेंचो की हेल्प की थी, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले भी क्रुक्स नहीं है, क्योंकि उनके थ्रू ही लेंचो की हेल्प हुई है। तो ठीक है, स्टोरी थोड़ी सी आयरोनिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको ये स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगी आपकी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।